कितनी अच्छी बात होगी। बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में आप जान गए हैं क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में एक तरीके से काफ़ी चर्चित देश के सबसे ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने वाले और आजकल जिसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले। वाह। तो हिंदी में कहावत है, कमासुत कहते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा कमा के लाते हैं घर में। तो हिंदी फिल्मों के कमासुत निर्देशक हैं आप। वो एक अलग खूबी है जो आपके हाथ में नहीं रहता कि फिल्म की क्या बिजनेस एंगल कहाँ तक जाएगी, लेकिन जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट है वो ऐसी क्या चीज़ होती है जो शुरू की पहली फिल्म को छोड़ कर थोड़ा सा, पहली फिल्म भी 3 दिन के बाद से जिस ढंग से दर्शकों को आकर्षित किया, दर्शकों ने इसको पकड़ लिया, वहाँ से लेकर अब तक की जर्नी में कोई खास गुण या गुण क्या है जो लगातार आपकी पब्लिक की जो नब्ज है उस पर आपका हाथ रहता है? नमस्कार सभी से। एक्चुअली ये बोलने से पहले बता दूं, हमारे पीटी के 2 कलाकार यहाँ मौजूद हैं, एक अतुल जी और अनिल जी। अनिल जी ने शिव जी का रोल किया था, कोई नहीं पहचाना। नीले रंग में धारण नहीं हो जाते। तो हाँ, आपने पूछा कि क्या मंत्र है, तो मुझे नहीं लगता कि सिनेमा में किसी के पास भी विश्व में कोई ऐसा मंत्र है कि या कोई फॉर्मूला है कि जिसको फॉलो किया जाए तो हम ऐसा सिनेमा बना सके जो लोगों को अच्छा लगे, ऐसा सिनेमा बना सके जो जैसा आपने कहा कमा सके। वो मंत्र होता अगर किसी के पास तो हर आदमी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म बना रहा होता। हम सिनेमा बनाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है यार ये कहानी है, ये कहानी कहनी चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने बारे में ऐसा कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि हर आदमी, कोई आदमी ये सोच के बनाता होगा कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जो इतना धंधा करे, पर मुझे लगता है कि जो ऐसा सोचते हैं वो ऐसा कोई फॉर्मूला लेके नहीं आ सकता कि अगर आप वो करने जाएंगे, आप ये सोच के बनाने जाएंगे कि ये फिल्म मैं ऐसा बनाऊंगा जो बहुत ही सक्सेसफुल बनेगी, तो मुझे लगता है आप सर के मुंह गिरेंगे। क्योंकि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो जो बिहार में रहता है उसे क्या अच्छा लगता है। हमारा देश ऐसा है जहाँ लिटरेसी लेवल आप देखिए कहाँ से कहाँ तक। आप ये कह सकते हैं कि यार मुझे ये अच्छा लगता है, ये कहानी मुझे ऐसा लगता है कहनी चाहिए, ये कहानी मैं जब पढ़ता हूँ मुझे अच्छी लगती है, ये कहानी मुझे इमोशनली मूव करती है, ये कहानी मुझे हंसाती है, रुलाती है, तो ये कहानी मुझे कहनी चाहिए। क्योंकि आप भी तो ऑडियंस है, तो मुझे लगता है कि कहानी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बनानी चाहिए और किसी के लिए, और उसमें उम्मीद करनी चाहिए कि आप बना रहे हैं, शायद आप ये बात क्रिएटिव फील्ड में शायद सब जगह कही जाती है कि खुद के लिए खुद को संतुष्ट आप कर सकें, वो अगर आप क्रिएट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी पाते हैं आप, ये बात कही जाती है। लेकिन साथ ही उसके साथ ये भी जोड़ा जाता है कि जिस क्रिएटिव पर्सन की नज़र अपनी क्रिएटिव जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ साथ उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे भी रहता है, वो ज़्यादा बेहतर फिल्में बना पाता है। पहला भी कामयाब होता है और दूसरा ज़्यादा कामयाब होता है। हम आपको दूसरे कैटेगरी में देख पाते हैं, आपने सोचा ना हो या उस ढंग से ऐसा नहीं है कि जो मसाले की तरह या आइटम सॉन्ग की तरह आप सोशल कॉन्टेक्स्ट आते हैं, चल भैया आप ये फिल्म बना रहे हैं तो ये डालें। लेकिन आपके शुरू से लेकर के अभी तक जितनी भी फिल्में आपकी आई हैं सब में एक जो सामाजिक कंसर्न कहा जाए वो है, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट। आपकी फिल्मों की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है जो हम लोग गांव शहरों में घूमते हुए देखते हैं कि एक आम दर्शक, जिसको चवन्नी छाप दर्शक कहते हैं, वो भी उतना ही इंजॉय करता है आपकी फिल्म को जितना एक पढ़ा लिखा और जो सिने लिटरेट होगा वो करता है। ये खूबी हासिल करना भी छोटी बात नहीं होती। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिनेमा में एक सोशल कॉन्टेक्स्ट हो तो शायद सिनेमा सक्सीड होता है। मुझे लगता है ये कहना भी खतरनाक है, क्योंकि ये कहना भी फिर सिनेमा को एक फॉर्मूला में, एक ढांचे में डालने की कोशिश है। आप हिस्टोरिकली देखिए, हम शोले को देखे तो नहीं कहेंगे कि उसमें कोई सोशल मैसेज दिया गया था।
ऐसे कई कामयाब, आप मेजॉरिटी कामयाब फिल्मों को देखें तो ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई सोशल मैसेज डालने की कोशिश की गई। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं निकलता नहीं हूँ, ये मैं जब लिखने बैठता हूँ तो ये सोच के नहीं निकलता हूँ कि मैं कोई सोशल मैसेज डालूंगा। मैं निकलता हूँ कहानी लिखने। अब हम 3 इडियट्स लिख रहे हैं तो 3 स्टूडेंट्स की कहानी लिखी, मगर लिखते लिखते आपके अंदर जो है वो कुछ बात आ जाती है उसके अंदर। तो हमें फॉर्मूला नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि बर्गमैन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने डेस्क के सामने 3 चीजें लिख के रखते थे। उन्होंने कहा था सिनेमा शुड बी प्राइमरली मेड फॉर दीज 3 रीजंस। वन इज दाउ शैल एंटरटेन, जिसे सिनेमा का पर्पस एंटरटेन करना है, दाउ शैल एंटरटेन। उनका दूसरा लाइन था कि दाउ शैल नॉट सेल योर सोल टू एंटरटेन, कि आप अपने आप को बेच के एंटरटेन करें। और तीसरा उन्होंने कहा था कि आप मेक योर एवरी फिल्म एज इफ इट्स योर लास्ट फिल्म, सो गिव इट योर बेस्ट। सो यस, मैं ये मान के चलता हूँ कि प्राइमरी पर्पस एंटरटेन करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसमें हम कुछ मैसेजेस देते हैं, पर जो सिनेमा हॉल में आके आदमी टिकट खरीद के जाता है वो कहता है यार मुझे कुछ शांति चाहिए, मुझे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। अब उसके एंटरटेन के साथ आप शुगर कोट के आप करके अपना मैसेज दे दीजिए, मगर आप सिर्फ बोरिंग ढंग से मैसेज देंगे तो वो उनको ठीक नहीं लगेगा। तो मगर हर आदमी का एजेंडा अलग हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी हम उसको फॉर्मूला में डाल के ये बोले कि नहीं सोशल मैसेज होगा तो ही शायद सिनेमा बेहतरीन होगा। नहीं, अगर आप अपनी फिल्मों के संदर्भ में बात करें तो हाँ, वो हो गया है ऐसा कुछ। मैं निकला नहीं ये करने के लिए। जब MBBS बनाने लगे पहले तो कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे डॉक्टरों के साथ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेडिकल स्कूल में गए, उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, तो मैंने वो थोड़ी दुनिया देखी। तो मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो वो निकल आई स्क्रिप्ट में। लगे रहो मुन्ना भाई जब बनाई तो गांधी जी के बारे में कुछ थी इच्छा की, क्यों नहीं चल सकते उनके नॉन वायलेंस पे। तो कहीं वो एक एंग्स्ट है जो निकल आता है, मगर उसको कोशिश ही की जाती है कि एंटरटेनिंग वे में कहा जाए। हो सकता है कल फिल्म बनाऊंगा, मैं संजय दत्त की बायोपिक बना रहा हूँ, कोई बड़ा मैसेज नहीं है उसमें, तो पर मुझे वो कहानी लगता है कि वो कहने लायक कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उस ऐसी जर्नी है उसकी लाइफ की जो देखने में मजा आएगा। तो उस वजह से तो आई डोंट थिंक ये देख के बनाया जाता है कि सोशल मैसेज होगा तो फिल्म बनाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है एक्चुअली वो काम की जर्नी, सबसे कठिन है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि नहीं ये सोशल मैसेज को दिखाना है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको करना, एक सिंपल कहानी लेके वो बनाना आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कुछ आपको किस्से दिखाऊं, किस्से याद करो, जैसे हम लगे रहो मुन्ना भाई जब बना रहे थे, तो मेरे लिए सबसे कठिन ये चीज थी कि हम फिल्म में बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के जो तरीके हैं, नॉन वायलेंट तरीके हैं, वो आज के जमाने में भी चल सकते हैं। अब एक इस तारीख में जहाँ थोड़ा सिनेसिज्म ज्यादा है, लोगों को ये समझाना, जब सारे लोग विश्वास ही करते हैं कि नहीं यार वो गांधी जी के तरीके उस वक्त ठीक थे, अब नहीं चल सकते, हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि लोगों को विश्वास हो कि ये चल सकते हैं। तो अभिजात और मैं जब लिख रहे थे तो हमने कहा यार सिर्फ हम ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा, हमको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, हमको कुछ सीन ऐसे लिखने पड़ेंगे जिसमें वो बिलीवेबल लगे। हमने कहा 2 और 3 सीन ऐसे चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे हो सके। तो अगर आपको याद हो, एक उसमें सीन था कि एक आदमी वो दीवार पे थूक के चला जाता है और एक आदमी आके उसको साफ कर देता है, और आज के ज़माने तो मारा पीटी हो जाएगा, थूके तो पीछे से आके लगा दिया, क्या कर रहा है। तो हमने कहा, और ये हमारे साथ हुआ था, कहीं मैंने इस किस्म का जो किस्सा हुआ था, तो हमने वो एक सीन डाला कि वो गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि शेम द पर्सन, उस आदमी को एहसास हो कि वो गलत कर रहा है, उसको मारो मत। इसलिए हमने वो सीन डाला कि वो आदमी थूक के जाता है, आके साफ करता है, स्माइल करके देता है, कहता नहीं मैं कर लूंगा साफ, आप चिंता मत करो। 2-3 दिन तक करने लगता है, उसको शर्म आने लगती है, तो ये हो जाए उसे विश्वास हो जाता है। एक दूसरा सीन था वो मैट्रिमोनियल वाला कि वो मेरे लाइफ में हुआ था। मेरा एक दोस्त, मेरे एक बहुत अजीज मित्र है, हम लोग रेस्टोरेंट्स में, हम लोग जब बॉम्बे आए थे तो हम लोग साथ में रहा करते थे, पीजी थे साथ में, तो अक्सर यूपी रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते थे। तो भीड़ होती थी लंच टाइम में, तो वो वेटर्स को हमेशा ऐसे बुलाया करता था, कहता था, और मैं बड़ा एम्बैरेस फील करता था, मैं इधर उधर देखने लगता था, और मैं रोज उसे कहता था यार तो ऐसे क्यों बुलाता है उसे, ये मुंबई का अंदाज है। हाँ, तो कहता था यार मैं पैसे दे रहा हूँ उसको, आता नहीं है साला, हमेशा ऐसे करता था। अब ये कहानी मैंने कभी अभिजात को बताई होगी, फिर अभिजात ने मुझे एक कोट बताया जब हम कहानी लिख रहे थे। उन्होंने गांधी जी का एक कोट कहा कि अगर किसी को
जज करना हो किसी को, if you have to judge somebody, see how he behaves with people who are lower in strata than him. अपने से बड़े आदमी से हर आदमी अच्छे से बर्ताव करेगा, मगर वो आदमी अपने से छोटे आदमी से कैसे बर्ताव करता है उससे देख के जज करो। तो ये कोट किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताया गया था, ये कहानी किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, पर जब हम सीन लिख रहे थे, और ये अभी आसान लग रहा है पर उस वक्त बहुत वक्त लगा था, कई महीने लगे थे, तो हमने वो सीन लिख दिया उस पर कि वो लड़की कहती है मैं इस आदमी से पहली बार मिल रही हूँ, मेरे पिताजी इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसको देखो और एक मीटिंग में डिसाइड करो और शादी कर लो। कहती मैं उसे कैसे जज करूँ, वो तो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होगा। तो वो गांधी जी उसको कहते हैं कि वो देखो कि वो रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हो तो देखो वेटर से कैसे बर्ताव करता है, अगर वो वेटर को करके ऐसे बुलाए तो वहाँ से काट लेना। और वो सीन में वो होता है कि वो लड़की चाय की ऑर्डर करती है, देख रही है उसे, देख रही है, और वेटर को इधर उधर ढूंढता है, कहता है कि पलटता है तो लड़की है नहीं निकल गई। सो मैं कह रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई एम सेइंग कि ये सीन लिखने बड़े मुश्किल होते हैं। जो आप सोशल मैसेज कह रहे हो वो एक्चुअली उसको एंटरटेन भी करना और बिलीवेबल करना बहुत कठिन जाता है। सिंपल एंटरटेनिंग फिल्म, मजेदार हंसी मजाक इज प्रॉब्ली इजियर। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक दो चीज़ें, एक तो बायोपिक वाली बात आपने की जो संजय दत्त पर आप कर रहे हैं, दूसरा एक जो प्रसंग आपने छेड़ा कि जो अपने शुरू के दिनों में जब आपके दोस्त थे जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करना बहुत ही बुरा शब्द है वैसे, तैयारी कर रहे थे अपने आने की। मुझे याद है आपसे जो बातचीत लगातार मेरी होती रही है, और जिस ढंग से लोग, क्या लगता है कि आपको देखते हुए यहाँ जो लोग भी आपको देखेंगे एक कामयाब डायरेक्टर के तौर पर देख रहे हैं, और ये बात हम सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक ख़ास वक्त लगता है कहीं पहुँचने में, और उसकी एक पूरी तैयारी होती है। जैसे अगर आपका हम देखें तो आप 84-87 बैच में निकलते हैं वहाँ से, और 2003 पहली फिल्म आती है आपकी, 13-16 साल का लंबा सफ़र, शायद लोगों का धैर्य टूट जाए इसमें, 16 सालों में लोग घर लौट जाए। वो क्या चीज़ें थे, हालांकि आपने शुरू से कहा है कि आप डायरेक्टर बनने ही निकले थे, लेकिन 16 साल तक का जो ये इंतजार, ये वक्त था, ये कैसे बाकी लोग जो टूटते हैं, बाकी जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे और कैसे बचाया जा सकता है? देखिए पहली बात तो मुझे लगा ही नहीं, 15-16 साल ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मजे ही कर रहे थे। मुझे लगता है मैं नागपुर से आया और सिनेमा सीखना था, तो उस वक्त पहले तो मैं कोई कांटेक्ट नहीं था इस शहर से, किसी किसी फिल्म मेकर से। मैं आया भी था यहाँ, मैंने कुछ लोगों के साथ कोशिश की कि काम कर सकूँ, पर वो कुछ बात बनी नहीं, मैं चला गया। खुशकिस्मती ये थी कि पिताजी सपोर्टिव थे। उन्होंने उन्होंने खुद कहा कि यार अगर यही तुम्हें करना है तो सीखो, इसको क्राफ्ट को सीखो, और उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म स्कूल है पुणे में और वहाँ जाओ। तो वहाँ मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया, पहले 1 साल डायरेक्शन में, तो एडमिशन हुआ नहीं, सीटें कम हुआ करती थी। तो फिर किसी ने कहा कि आप एडिटिंग में अप्लाई करो, एडिटिंग में कम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा एडिटिंग होती क्या है? तो उन्होंने कहा आप सीख जाओगे, जाओगे तो सीख ही जाओगे, अप्लाई तो कर दो, एडमिशन हो जाएगी, फिर देख लेना। तो मैंने एडिटिंग में अप्लाई कर दिया अगले साल, और उस साल भर मैंने तैयारी की। उससे मेरे ग्रेजुएशन हो गया, तो मैंने लॉ भी ज्वाइन किया, 1 साल में लॉ करने की कोशिश की, पर फिर एग्जाम के वक्त में ये दोनों, लॉ के एग्जाम और ये एक साथ आए, मैंने फॉर्म पे आके देना पड़ता था उस वक्त एग्जाम। ये एग्जाम दिया और एडिटिंग में मेरी एडमिशन हो गई, जो आज मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ कि एडिटिंग में, क्योंकि वो मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है आज की तारीख में। अपनी सारी फिल्में मैं खुद करके एडिट करता हूँ, मज़ा आता है मुझे। तो फिर हम उसके बाद बम्बई आ गए, और श्रीराम राघवन मेरे साथ थे। हम लोग सबसे पहले 1 महीना आके मैं उनका एक घर था यहाँ, साथ में उनके साथ ही रहा। तो क्योंकि मैंने एक टेक्निकल कोर्स किया था तो मुझे काम मिलता था। पहले 6-8 महीने तकलीफ थी, कुछ काम नहीं था, पर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, कुछ सीरियल करने लगे, कुछ एडवर्टाइजमेंट फिल्में मिलने लगी। तो ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रहे थे। हाँ, इच्छा ये थी, तमन्ना ये थी कि फीचर फिल्म बनानी है, पर थोड़ा भी कुछ भी डायरेक्ट करने के लिए मिल जाता था, एक कॉर्पोरेट फिल्म मिल जाती थी डायरेक्ट करने को तो मजा आ जाता था, उसको भी ऐसे एक्साइटमेंट में लेके करते थे, अरे पता नहीं क्या मिल गया। और हम फिर हर वो एक शूट के बाद सेलिब्रेट करते थे पूरा टीम मिल के, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट फिल्में मिलने लगी, वो करने लगे, कुछ फिल्में एडिट की उस दौरान में, तो काम चलता रहा। पर हर ऑफकोर्स साल बाद ही लगता था यार कि आए तो फिल्म बनाने, तो वो क्यों नहीं हो रहा है।
और फिर लगा ये कि वो तब हो सकता है जब हम कोई कमाल की स्क्रिप्ट लेके आए। मैंने कहा कि मुझे कोई फिल्म क्यों देगा, सबसे पहले बनाने के लिए देगा क्यों? और मैं वैसे भी कम बात करता हूँ और उस वक्त और ज़्यादा कम बात किया करता था, तो ये भी नहीं कि मैं कुछ लोगों के साथ घूम रहा हूँ, कुछ बातों में उनको घुमा रहा हूँ, कुछ इंप्रेस कर रहा हूँ, वो होता नहीं था मुझसे। मैंने कहा ओनली वे आई कैन कन्विंस पीपल टू मेक अ फिल्म विद मी इज इफ आई राइट अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। तो उस पर फोकस करना शुरू किया और कई कहानियाँ लिखी। तो पहले खुद को लगता था कि बड़ी अच्छी है, तो सुनाते थे तो रिएक्शन अच्छे नहीं आते थे, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ग्रेट स्क्रिप्ट लिखी मगर उनको समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा जिस दिन ग्रेट स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वो अच्छे रिएक्शन अपने आप मिलेंगे। तो करते करते फाइनली मुन्ना भाई MBBS लिखी गई। और वो मैं आज कह सकता हूँ कि वो कहानी जब मैं पहले आदमी के पास जिसके पास लेके गया, उसने कहा मुझे बनानी है। एक्चुअली मैं लेके भी नहीं गया, वो मैं ऑफिस में था और मैं प्रैक्टिस किया करता था कहानी लिखने के बाद जो आ जाए उस वक्त, उस टाइम में एक्टर बनाया करता था। काफी वक्त ऐसा होता था काम भी नहीं होता था, तो अब दफ्तर में जो घुस आता था उसको पकड़ लेता था, बैठ के कहानी लिखी 3 घंटे उसको डायरेक्ट कर देता था। तो मेरी प्रैक्टिस होती रहती थी नरेशन की। तो ऐसी किसी को सुनाई थी, उसने जाके किसी को प्रोड्यूसर को सुनाई, उसने किसी और को सुनाई, ऐसे करके कई लोग आगे जो कहने लगे कि मुझे हमको ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है। फिर चूंकि मैं विनोद के साथ काम कर चुका था मिशन कश्मीर में, उनको भी सुनाई और उनको ये, तब तक वो किसी की फिल्म बनाते नहीं थे, वो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते थे। मैं उनके पास ये नहीं गया कि प्रोड्यूस करिए, मैंने कहा कि मुझे अनिल कपूर से मिलना है, मैं चाहता था अनिल कपूर करें रोल को। तो उस समय उन्होंने तेजाब वो फिल्मों में भाई के रोल किए थे। तो मैं उनको सुनाने गया, तो उन्होंने सुनी और उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूस करता हूँ। तो उसके बाद हम जिसके पास गए वो आदमी करता गया। तो मेरे लिए ये है कि अगर फिल्म बनानी है और आदमी स्क्रिप्ट पे मेहनत करे, तो आज की तारीख में तो हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके पास स्क्रिप्ट हो। तो सबसे आसान तरीका वही है कि ग्रेट कहानी लिखो, वही फिल्म की फाउंडेशन होती है और वही हर आदमी को चाहिए, तब भी आज भी। जो मेरे को एक जो पूछना चाह रहा था शायद रह गया उसमें कि आपको फिल्म डायरेक्ट करना था, बीच में दूसरे काम मिलते गए, आप वो काम करते रहे, लेकिन आपका जो मुख्य लक्ष्य था फिल्म डायरेक्ट करना, वो आपके दिमाग में बना रहा, उसको बचाए रखा आपने। अमूमन जो लोग बम्बई आते हैं खास करके फिल्म में स्ट्रगल करने के लिए, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ, उनको जब काम मिलने शुरू होते हैं दूसरे काम में फंसते हैं, याद करने लगते हैं, कई बार अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, वो कैसे, क्या हर इंडिविजुअल को वैसे अलग किस्सा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो बताई जा सके। हाँ, देखिए उसको मैं ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं करना चाहूँगा। वो उस वक्त की ज़रूरत भी होती है कि आपको कुछ काम करना भी होता है, आपको पैसे भी कमाने होते हैं, तो आप दूसरा काम भी करते हो। कई दिन ऐसे भी होते हैं जब आप कहते हो कि क्या कर रहे हो यार, मैं आया था फिल्म बनाने, कर क्या रहा हूँ। फिर आप छोड़ के थोड़ा कहानी पे भी जाते हो, फिर पीछे जाते हो। मैं याद करूँ उस दौर को, तो मेरे साथ भी हुआ। मैं पहला साल अगर मैं गिनूँ तो मैंने तो कई विचार आए कि यार क्या करने आया हूँ यहाँ, तो कभी बनेगी नहीं फिल्म, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक बार पूरा प्लान बनाया, मैंने कहा मैं नागपुर जाता हूँ वापस, और उस टाइम ये जो शादी के वीडियोस हुआ करते थे, आप मानेंगे नहीं, नहीं वो बड़े बेसिक हुआ करते थे। लोग एक वीडियो कैमरा लेके स्टूल पे खड़े हो जाते थे, शूट करते थे, वो टेप बन के आपको मिल जाता, उस पर गाना लगा देते थे। मैंने कहा अब मैं इक्विप्ड हूँ, मुझे एडिटिंग आती है, और मैं इसको अगर अच्छे से एडिट करूँ, 4 कैमरा लगा के शूट करूँ, और एक रेवोल्यूशनरी वेडिंग फोटोग्राफी में एक रेवोल्यूशनरी कुछ करूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, मुझे लगा यार इतने कैमरा खरीदने पड़ेंगे, इतने एडिटिंग, वो मैंने पता करना भी शुरू किया, पर मैंने कहा ये बहुत महंगा काम है, होगा नहीं। तो विचार कई किस्म के आते थे, ऐसा नहीं कि हम डिसोल्यूशन नहीं होते थे, पर फिर आप आ जाते हो अपने काम पे, वो जर्नी चलती रहती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, पर चूंकि मैं एडिटिंग करता रहता था तो वो रोजी रोटी चलती रहती थी, और फिर जब थोड़ा ब्रेक आता था तो फिर मैं कहानी में घुस जाता था। तो कई कहानियां थी जो अधूरी लिखी हुई थी। तो सबसे ये कहूँगा कि वो एक दौर है जो चलता रहता है। आपका अगर डिजायर इतना बहुत स्ट्रांग होता है कि बनाना है तो किसी से हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाता। आपकी राइटिंग प्रोसेस को लेके भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते रहे हैं, खुद आपकी इंटरव्यूज में से रिलेट करते हैं, या पहली फिल्म ही जब आप लिख रहे थे तो सारे सीन्स लिखे जा चुके थे लेकिन कोई कहानी बन नहीं रही थी, उसमें कहानी जैसा कुछ नहीं हो रहा था। कहने का मतलब कि सीन्स और डायलॉग्स का आप लोग पहले मेहनत करते हैं या ज़्यादा कर लेते हो, फिर उसके बाद एक कोहेरेंट शूट किया जाता है उसको, ऐसा सुना है मैंने। तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपकी कहानी लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। दूसरे लोग एक लीनियर कहानी या जैसे भी कहानी कहेंगे, एक राजा था एक रानी थी और फिर उसके बाद
हाँ, हम लोग कहानी थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं। क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी कहानी लिखने को। तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया, मगर वहाँ एडिटिंग की, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में कुछ अधिक सीखा नहीं। कुछ किताबें पढ़ी और गट से लिखना शुरू किया। तो जैसा आपने कहा, एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग होता है कि आप एक स्टोरी डिसाइड कर लो, एक कहानी होगी और यहाँ से शुरू होगी, यहाँ प्लॉट पॉइंट आएगा, यहाँ इंटरवल होगा, यहाँ ड्रामेटिक सीन आना चाहिए, उसका एक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो पहले आप एक स्ट्रक्चर कर लेते हो, उसके बाद लिखना शुरू करते हो। तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं। मैं अभिजात के साथ काम कर रहा हूँ, तो अभिजात जी जब से जुड़े मेरे साथ दूसरी फिल्म से, तो हम लोगों ने ये करना शुरू किया कि जब हमें लग जाता था ये मोटी मोटी कहानी है, इसमें हम कुछ करना चाहते हैं, फिर हम लोग बैठ जाते थे साथ में या निकल जाते थे वॉक करने। वो वॉक करते करते हमने कुछ सीखा कि वॉक करते करते बड़े अच्छे आइडिया आते हैं। कुछ होता है बॉडी में, केमिकल रिएक्शन, कुछ सीरियसली बड़े अच्छे आइडिया आने लगते हैं। हाथ में रिकॉर्डर लेके निकल जाते थे और उस सिलसिले से कनेक्टेड या उस कहानी से कनेक्टेड कोई भी किस्सा उसे अपनी लाइफ का याद आए या मुझे अपनी लाइफ का आया, वो बातें करते रहते। कोई स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन नहीं होता था, कुछ भी बात करने लगने थे। उसमें ऐसा लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, इसका सीन बन सकता है, उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। ऐसा मैनवर करते। उसके बाद आके मैं अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाता था, थॉट, कॉलेज थॉट फोल्डर, और ये सारे जो इंटरेस्टिंग किस्से हमने दिन भर में बात किए होते उसको उसमें डाल देते थे। कई बार तो इतना चलते थे, एक बार मुझे याद है हम लोग एक दिन 7 घंटे चले और अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा, 11 बजे उठा। मैंने कहा यार ये बड़ी थकान सी क्यों हो रही है आज? उसने याद चला कि 7 घंटे चल रहे थे कल। पर ये कहाँ मुंबई में या ये जब अभिजात जी अमेरिका में रहते थे, तो वहाँ मैं जाकर उनके साथ कभी वहाँ काम करता था, कभी वो यहाँ आते थे, वहाँ होता था। तो फिर वो थॉट फोल्डर में हम सारे किस्से डालते थे। फिर बेस्ड ऑन दिस एक स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमको किसी और ने पिन पॉइंट किया, हमारा ध्यान भी नहीं गया उस पर। उन्होंने कहा कि आपकी फिल्मों में ऐसा लगता है कि आपका हर सीन एक कहानी है, हर सीन एक बिगिनिंग मिडिल एंड है। ऐसा नहीं है कि कई बार कनेक्टिंग सीन होते हैं ना, ये यहाँ से कहानी शुरू हुई, उसको कनेक्ट करने के लिए फिर कोई एक सीन आया, फिर एक बड़ा कुछ इवेंट आया, फिर कहानी ऐसे करके जुड़ती है। इसे आपके फिल्म में कनेक्टिंग सीन्स दिखते नहीं। आपका हर सीन ऐसा लगता है एक कहानी है, वो गैग है, वो बाय इटसेल्फ इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको पता नहीं लगता कहानी किधर जाएगी। तो ये हमने कॉन्शियसली नहीं किया, ये अनकॉन्शियसली किया, यानी सबकॉन्शियसली होने लगा। और मगर उसमें एक चीज समझ में आई कि ऐसी कहानियां लिखनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे किस्से जब मिल जाते हैं, गैग्स मिल जाते हैं, उनको जोड़ना। एक 3 इडियट्स हमने 18 दिन में लिखी, पूरी कहानी में 18 दिन में लिखी। ये किस्से होंगे कि ऐसा किस्सा होगा, ये रैगिंग ऐसी होगी, वो एक उसका स्पीच चेंज कर देगा, वो बलात्कार चमत्कार वाला सीन ऐसा हो जाएगा, वो इंटरव्यू दे देगा, ये और ये सारी अपनी लाइफ से पिकअप किए हुए सीन्स थे, कहीं देखा था कहीं, तो ये हो जाएगा। मगर उसको वीव करना, उसको एक ढांचे में ढालना, उसमें 1 साल लग गया। तो आप डालने लगते हो, फॉल्स लगने लगता है कि नहीं यार ये तो जुड़ नहीं रहा है, हम जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको निकालो या इसको बदलो या कहीं और फिट होगा। तो वो वीव करना ऐसी कहानियों में थोड़ा मुश्किल होता है। जब नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड कहानी होती है तो आसान हो जाती है लिखनी, मगर इसका जब अगर ऐसी कहानी बन जाए तो इसका आनंद कुछ और। और एक किस्सा जो आप शुरू के दिनों की बात बता रहे थे, मुझे याद है जो हमने शुरू में एक शुरू किया था, जिसका आपने बताया था कि आप बॉम्बे आ गए थे, श्री राम राघवन के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ 5-6 आपके ही क्लास के लोग थे, और सुबह इनकी आँख खुली तो सिक्के की खन-खन कुछ हो रही थी। मैंने सारे लोग सिक्के, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे। हालाँकि माहौल थोड़ा बदल गया है अब पब्लिक टेलीफोन बूथ नहीं होता, सबके हाथ में एक मोबाइल होता है, तो मैसेज, वो सारे लोग सिक्के गिना करते थे और एक-एक के सिक्के लेते थे और फिर जाके टेलीफोन बूथ पर सुबह से कॉल किया जाता था, टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर के कि किसको-किसको कॉल करना है, कहाँ-कहाँ काम मिल सकता है। और एक खूबसूरत बात उस समय हुआ करती थी, जो इन लोगों के ज़माने में ज़्यादा थी, कि एक का काम नहीं बन रहा है तो दूसरे को बताता था, देख मेरा काम नहीं बन रहा है, तू ट्राई कर, तेरा काम शायद बन सकता है, जो अभी थोड़ा कम हो गया है। लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि यार मेरे काम, मुझे नहीं मिल रहा है काम तो तुझे भी नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं मुझे है कि नहीं। और उस वक्त ये हुआ था कि श्री राम राघवन ने एक्चुअली प्लेड अ प्रैंक ऑन मी। हमारा डिप्लोमा फिल्म हो गए थे, हमारी सबसे पहले हो गई थी, मैं राघवन सर एक ही डिप्लोमा फिल्म में थे, राघवन सर डायरेक्टर, मैं एडिट कर रहा था। हमारी डिप्लोमा फिल्म खत्म हो गई, बाकी सब
वो सब बनने के बाद एक वीडियो कोर्स होने वाला था। उस जमाने में वीडियो आया था, जी प्राइवेट चैनल से हुए थे। हम 1 महीने का वीडियो कोर्स करने वाले थे, मगर वो वीडियो कोर्स कैंसिल हो गया और मैं उस टाइम अपना डिप्लोमा करके नागपुर चला गया था। वेट कर रहा था कि जब वीडियो कोर्स होगा आ जाऊँगा। मुझे लगा इंस्टीट्यूट से चिट्ठी आया करती थी कि वो चिट्ठी आएगी। तो इन लोगों ने मिलके, मेरे दोस्तों ने, श्याम राघवन, गोपीश्वरीप चैटर्जी और इन चारों थे, उन्होंने वो चिट्ठी दबा ली कि चिट्ठी मुझे मिलेगी। तो जब मैं वापस इंस्टीट्यूट पहुंचा वो वीडियो कोर्स करने के लिए, मैंने देखा पूरा कैंपस खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। सारे लोगों को लगा कोर्स खत्म हो गया था, तो सब या तो घर चले गए या बम्बई आ गए थे, उनका शुरू हो गया था काम धाम। मैं पहुंचा कैंपस खाली, अपने हॉस्टल रूम में गया तो रूम पे ताला लगा हुआ है, सामान निकाल के कॉमन रूम में रख दिया था। यानी अब वो वी डिडंट बिलोंग टू दैट प्लेस एनीमोर। तो मैं पूरा दिन बैठा रहा कि मेंटली आदमी प्रिपेयर्ड नहीं था अभी बॉम्बे आने के लिए। ऐसा लगा कि 1 महीना और कोर्स करेंगे, फिर जगह वगैरह ढूंढेंगे। पूरा दिन बैठा रहा, मैं सोचता रहा कि करूँ क्या, या वापस नागपुर जाऊँ कि घर जाऊँ, फिर बम्बई आऊँ, और यहाँ पे कहाँ जाऊँ, किधर रहूँ। तो मैंने कहा चलो जाता हूँ बम्बई, अल्टीमेटली जाना तो यही है। उस टाइम वो एशियाड बस चलती थी, वो बस पकड़ी रात की सुबह 5 बजे में पहुँचा। श्रीराम राघवन यहाँ गुड़गांव में रहते थे, उनके घर गया, बेल दबाई, उसने दरवाजा खोला, देख के हंसने लगा मुझे, कहता मुझे पता था तो यहीं आए। मैंने कहा यार उनका कोर्स कैंसिल हो गया, हंसने लगा। फिर मुझे उसको बोलने से पहले समझ में आ गया कि इन लोगों ने ये कांड किया है। मुझे अंदर लाया, वो जा सो जा। अंदर गया तो 2 और हमारे विशुद्धि पर सोए हुए थे कमरे में, कहता सो जा तू। मैं भी जाके सो गया और उसमें 5 बजे थे। फिर 7 बजे करीब मुझे ऐसे आवाज सुनाई देने लगी, कॉइन्स की कान कान कान। पलटा तो देखा सब वो एक-एक के सिक्के जमा कर रहे थे और सबके हाथ में एक फिल्म डायरेक्टरी थी। छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री की डायरेक्टरी होती थी जिसमें सबके नंबर, तो एडिटर जो होता था वो सारे एडिटर को फोन करता था, भैया काम मिलेगा। कैमरामैन सारे कैमरामैन को फोन करता था, काम मिलेगा। और घर में फोन नहीं था, फोन नीचे किसी होता, तो सब वहाँ जाके उसमें करते थे। मैंने कहा मर गए यार, ये क्या करना पड़ेगा, ये कैसे कहाँ मिलूंगा, किससे कौन काम देगा बड़ा। और अगले दिन मेरे हाथ पे भी डायरी थी और सिक्के थे, मैं भी लगा हुआ सुबह से फोन में डाल रहा था कॉइन्स। एक्चुअली 1 हफ्ते के बाद पहला काम मिला। आपको लंबा स्ट्रगल नहीं था? नहीं, मुझे 1 हफ्ते के बाद पहला काम मिला। एक फिल्म की ट्रैकलिंग करनी थी और उस फिल्म की ट्रैकलिंग की 500 रुपये मिले थे, मुझे याद है। मगर वो काम मिला और एक विज्ञापन एडिट करना था, वो मिला। मगर बस वो एक ही काम मिला जो 10 दिन में खत्म हो गया। उसके बाद 6 महीने तक कोई काम नहीं था, तो घर पे बैठे रहते थे। राघवन के साथ मैं 1 घंटा एक महीना रहा। 1 महीने के बाद एक दूसरे घर में शिफ्ट किया, अंधेरी में गुजराती फैमिली थी, उसके साथ हम बात करते थे, मैं और फ्रेंड। तो वहाँ भी बड़ा फ़ोन का बड़ा स्ट्रगल होता था, कॉमन फ़ोन हुआ करता था, तो वहाँ से किसी को फ़ोन करना है तो वहाँ जाके रुपया डालना पड़ता था डब्बे में और वहाँ से लेके फ़ोन कर सकते थे। मगर तकलीफ ये होती थी जब किसी दोस्त का फ़ोन आता था तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता था। वहाँ एक ओल्ड कपल रहता था, वो पीछे झूले में बैठे रहते थे और वहाँ से दूसरे साइड से वो दोस्त आपका बड़े गाली गलौज से बात कर रहा है, अबे साले कब मिलेगा, आपके मन कर रहा है तो गालियाँ उसे दूँ, मगर पीछे वो बैठे रहते थे। तो बड़ी इच्छा होती थी यार एक घर में ले जाए, एक फ़ोन अपना हो। तो फिर वो 6 महीने काम नहीं था और इनको बड़ा, जिनके घर में रहते थे पीछे अक्सर बैठा करते थे, उनको लगता था ये पता नहीं आदमी घर से निकलता ही नहीं यार। ये तो इसको कभी पेरेंट्स का फोन आ जाए तो कहते थे कि ये तो घर से निकलता ही नहीं, इसको काम कैसे मिलेगा। फिर 6 महीने के बाद मैंने एक एडिटिंग रूम ज्वाइन किया एज इन हाउस एडिटर, वहाँ काम किया। फिर वहाँ इतना काम होता था कि रात भर घर आते नहीं थे, तो फिर पिताजी का फोन आता तो कहते थे ये कुछ गलत काम कर रहा है, आजकल घर लौटता ही नहीं है। फिर वो 6 महीने के बाद फिर काम मिलना शुरू एडिटिंग का, तो फिर करता रहा। अच्छा, आपने बायोपिक का जो जिक्र किया संजय दत्त ने, उसके बारे में अभी कुछ बता सकते हैं क्या, और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपील कर रही है संजय में, जिसको एक फिल्म करनी चाहिए? बायोपिक का हुआ ऐसा कि उसके मेरे एजेंडा में था ही नहीं, कुछ और कहानियाँ लिख रहा था। पिछले साल जब संजू बाहर आए थे करोड़ से, तो वो कुछ उस जोन में थे कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बातचीत करनी शुरू की। और होता ना कि आदमी अपना इतना प्रेजेंट सर्व करके आया हूँ, इसके बाद अब खत्म हो जाएगा मेरा, इसके बाद क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है जो हो चुका मेरे साथ। जब उन्होंने बताना शुरू किया अपने बारे में, और मुझे लगता था मैं इनको जानता हूँ, मैं उनके साथ इतना काम कर चुका हूँ। ये भ्रम हम सब, हाँ, मैं उनके साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ, पीके में भी 3 फिल्मों के साथ कर चुका हूँ, तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ उसके बारे में। पर जब उन्होंने बताना शुरू किया
और उन्होंने खुल के बताया, अच्छा बुरा, मोस्टली बुरा, सारा बताया उन्होंने। तो मुझे लगा ऐसी कहानी मैंने जिंदगी में नहीं सुनी कि एक आदमी इतनी लंबी जर्नी और इतना कुछ उसके लाइफ में हो सकता है। कुछ किस्से कि आप हंस के लोटपोट हो जाओ, कुछ किस्से कि आपके आंसू बहने लगे। तो मुझे लगा ये बड़ा ड्रामेटिक लाइफ है और इस पे फिल्म बन सकती है। और सोल रीजन ये था कि मुझे लगता है बड़ी एंगेजिंग फिल्म बन सकती है। उस रीजन से हमने और संजू का बनाओ, तो ये नहीं, उसका कोई नहीं था कि सुन के मुझे लगा कि इस पे बन सकता है। तो फिर हमने वो सारा मटेरियल 25 दिन में उनके साथ बैठा। उस टाइम उस दौरान पीकी एडिटिंग कर रहा था, शाम को 5 बजे उनके घर चला जाता था, 3 बजे तक बैठा रहता था, कहानियां सुनते रहता था, रिकॉर्ड कर लेते थे हम। 25 दिन में उसके साथ बैठा और इतना मटेरियल कलेक्ट हुआ, उसको ट्रांसक्राइब करने में कुछ 1000 पन्ने हैं मेरे पास और पढ़ता रहता हूँ। तो इतने उसमें किस्से इंटरेस्टिंग है। पर जब लिखने लगे हम तो थोड़ी तकलीफ आई कि बायोपिक में पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मुझे लगा इसे एनेक्डोटल हो रही है कहानी की, इससे अच्छे हैं मगर उसका स्पाइन क्या है, वो कहानी क्या है, वो नहीं मिल रही थी। तो उसमें थोड़ा वक्त लगा, मगर अब वो हमने क्रैक कर लिया है और मुझे लगता है कि बहुत ही एंगेजिंग फिल्म बन सकती है। और संजू सर ने क्लियरली कहा कि ये फिल्म उनको ग्लोरीफाई करने के लिए हम नहीं बना रहे, उनकी हम कोई छवि सुधारने के लिए नहीं बना रहे। ये कहानी मुझे लगता है जैसी है वैसी बतानी चाहिए, उसमें उनकी बुराइयाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में एज एस लोगों के सामने पेश करना चाहिए। और क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए सिनेमा बनाने की कि मैं उसी फिल्म में लिख रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। पर मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है ऑफ जर्नी ऑफ अ मैन। तो वो तकरीबन लिखी जा चुकी है, उस पर भी अगले साल शुरू करेंगे। 1000 पन्नों की कहानी को नहीं, 1000 पन्ने का तो वो उन्होंने जो कहा था वो है एनेक्डोट्स एनेक्डोट्स है। लेकिन फिर भी संजय दत्त की पूरी जिंदगी को 2.5 घंटे में लिखना, ऐसी बात है। जब हम फिल्म देखेंगे तो वो हिरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जो हमने रिसर्च की है कि जो उनसे बात करने के बाद फिर हम और बहुत सारे लोगों से मिले, उनके सारे परिवार से, उनके दोस्तों से, पुलिस वालों से, और सबसे हमने डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो बेस्ड ऑन दैट लेकिन क्योंकि सिनेमा के इतिहास में एक अनोखी घटना होगी है इस तरीके की कि कोई जीवित व्यक्ति है और जो पब्लिक की निगाह में है, जिसकी ज़िंदगी से सारे लोग वाकिफ़ हैं एक तरीके से, जो हमें भी भ्रम होता है कि हम सारे सब कुछ जानते हैं, जैसे आप जान रहे थे। लेकिन जब आपकी फिल्म आएगी तब शायद हम उसी तरह चौंकेंगे जैसे आप चौंके थे। मेरा सरप्राइज मैं वो थोड़ा जानना चाहता हूँ क्या चीज़ है। मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ और शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे। मैं क्या बताऊँ, देख लीजिएगा। बना रहा हूँ जल्दी। बहुत ही इंगेजिंग कहानी और सारे पहलू तो हमको बहुत जल्दी समझ में आ गया। फिर हमने काफ़ी बायोपिक्स देखने की कोशिश की, जैसे आप गांधी जी की जो एटनबरो की बायोपिक, विच आई कंसीडर वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोपिक्स एवर, उसको भी देखिए। तो सारे पहलू आप किसी इंसान के नहीं डाल सकते। आप गांधी भी देखिए तो उनके परिवार की कहानी उसमें है ही नहीं, उनके रिलेशनशिप विद हिज सन जिसकी दूसरी कई फिल्म बन चुकी है, वो एटनबरो के इसमें है ही नहीं। तो कई पहलू हैं जो नहीं है, तो हमको भी कुछ पहलू पकड़ के ये कहानी को पूरा दिखाना पड़ेगा, सारी कहानी नहीं दिखा सकते। तो हमने चंद पहलू लिए उनकी जिंदगी के, उसको दर्शाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है आप लोगों से सवाल भी लिए जाएं और मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अतुल भाई, मैं आपसे ही चाहूँगा अगर आप कुछ पूछना चाहें, आपसे शुरू करते हैं। भाई कहीं हो तो सर, मैं पूछने से ज़्यादा कुछ क्योंकि I have some little access to Raju, I think they have more right to ask him. मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि राजू हिरानी झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मंत्र नहीं है इतनी सफल फिल्में बनाने का। दोस्तों, इनके पास मंत्र है और इनकी मंत्रता का नाम है विनम्रता। विनम्रता है शादी में। क्योंकि मैं इनको लगभग उस जमाने से जानता हूँ जिस जमाने के किस्से सुना रहे थे। राजू जी मेरे थिएटर के रिहर्सल्स अटेंड करने आते थे कभी कभी। फिर बाद में जब इन्होंने अपनी शुरुआत की, जो एक्चुअली मैं बता दूं, मैंने अपनी जो
पहली फिल्म बनाई, एक कॉर्पोरेट फिल्म थी और न्यूज़पेपर और हितवाद नागपुर में न्यूज़पेपर है, उनको मैं जानता, दोनों का मैं हम आपको भैया 40,000 रुपये देंगे, फिल्म बना सकते हो। मैंने कहा दे दो, मैं बना लूँगा। मैं कैसे उसको बनाऊंगा मेरा प्रॉब्लम। तो वो फिल्म हमने बनाई थी और उसमें एक एक्टर की जरूरत थी और वो एक्टर थे अतुल जी, मेरे पहले एक्टर एक्चुअली थे अतुल जी। तो दोस्तों मैं इनको तब से जानता हूँ, इनकी मंत्रता का नाम विनम्रता। विनम्रता ये कि कहाँ से क्या मिल जाए एक भिखारी की तरह उसको ले लो। और फिर जो उन्होंने खुद कहा कि दूसरी विनम्रता ये कि ये नहीं कि अरे ऑडियंस है मैं इसको देता हूँ, मैं तो अभी 500 करोड़ की फिल्म बना चुका हूँ, अभी देता हूँ मैं इनको। या ये कि अरे मैं ऐसा दिखाता हूँ क्रिटिक्स को कि अजय ब्रह्मात्मा जबकि 5 स्टार देंगे, आज तक कभी नहीं दिए ना। ये जो उन्होंने कहा कि मैं भी इन्हीं अंधेरे में बैठे हुए चेहरों में से एक हूं, मैं भी इन्हीं में से एक हूं, मैं इनसे अलग नहीं हूं। ये भले बंबई आ गए हो, भले आज अमेरिका जाके आधे समय लिखते हो, लेकिन ये द बॉय फ्रॉम नागपुर इज स्टिल दैट बॉय फ्रॉम नागपुर, एंड दिस विनम्रता हैज मेड हिम द टॉप फिल्ममेकर ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू राजू फॉर गिविंग अस सो मच हैप्पीनेस एंड सो मच विजडम। Good to have writer friends. How well they speak. जी, जो भी सवाल पूछे अपना नाम बता दें, अगर प्रोफेशन बता सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। Good evening, Raju sir. It's an immense pleasure to be sitting in the same room with you. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अभी हम संजय दत्त जी की बायोपिक पे हम काम कर रहे हैं, तो स्पीकिंग अबाउट हिम, लाइक it's one of the unique project, like you have been made a biopic on a person who is still alive. What thought process goes through your mind while choosing a right actor to do his character? उसकी casting आप करने के बारे में कैसे सोचते हैं? जब भी आप, जब स्क्रिप्ट इज योर बैरोमीटर फॉर कास्टिंग, कि आप एक तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब लिख रहे हैं कहानी उस वक्त एक्टर के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि लिखते समय अगर आप एक्टर के बारे में सोचने लगे तो आप इन्फ्लुएंस होने लगते हैं उसके स्ट्रेंथ्स और उसके वीकनेसेस से। या ये अच्छे से कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ऐसा मत लिखो। कहानी आई थी केयरलेसली लिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक्टर के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर आप मुझसे पीके की कास्टिंग पूछें तो मुझे लगता था आमिर बिल्कुल सही है इस रोल के लिए, क्योंकि हमें एक चेहरा चाहिए था जो उसमें इनोसेंस हो, क्यूरोसिटी हो। आमिर को जैसे देखिए उसका फेस एक बेबी फेस है अभी तक, 50 के फेस में अभी भी एक बेबी है। उनके कान दोनों वैसे ही निकले हुए थे, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा एलियन से लगने लगे। आंखें बड़ी बड़ी हैं उनकी, ऐसे से देखते थे। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस, संजू को आप मुन्ना भाई के केस में ले लीजिए तो मुन्ना भाई का जो कैरेक्टर है वो ये है कि वो एक गुंडा है, एक खून है, जो एक पहलवान लगना चाहिए मगर अंदर से सॉफ्टी है, दिल उसका अपनी जगह पे है। तो संजू के चेहरे में देखिए आप वही क्वालिटी, खड़ा हो जाए ऐसा तो उसका हाथ पर देखो डर लगता है, मगर चेहरे में उसकी आंखें ड्रूपिंग आईज है, उसकी स्माइल में एक इनोसेंस है। तो आई थिंक इज अ परफेक्ट मैन टू प्ले भाई लाइक दैट। तो यही सारे रीजन होते हैं जिसको जैसे आप सेलेक्ट करते हो। तो सिमिलरली बायोपिक में मुझे लगा कि रणबीर इज ग्रेट चॉइस टू प्ले संजय दत्त रोल। संजय के रणबीर के चेहरे में भी वो एक कम अप इन अ फैमिली ऑफ फिल्म पीपल, देयर इज अ स्टार ऑफ मिनस। संजू की यंगेस्ट देखिए, उसके बाल ऐसे गिरे होते थे। ही लुक्स लाइक अ स्टार, एक्चुअली ही लुक्स लाइक अ स्टार। और दूसरा है कि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। मुझे जब मैंने उससे बातचीत की मुझे लगा कि ये उस रोल को प्ले कर पाएगा संजय दत्त। दीज आर द फैक्टर्स यू कंसीडर। हेलो सर, आप पंकज यादव। आपके सर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनमें इतनी डिटेलिंग है कि मतलब बाल की खाल निकाल लेते हैं आप। कैसे एक एक थॉट मतलब इतना डीपली जाता है कि सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके पीछे की जो जर्नी है आपकी या जो भी मेहनत है आपकी क्या है वो जानना चाहता हूँ। कम फिल्में बनाते हैं
तो ज़्यादा काम कर पाते हैं स्क्रिप्ट पे बेसिकली, और कुछ भी नहीं। जैसे कुछ भी टेक्निक ऐसी होगी कि पर्टिकुलर इस तरह की चीजें देखनी है, इस तरह की सोसाइटी के लोगों को ऑब्जर्व करना है, या इस तरह की चीजें जो पढ़नी है। नहीं, रिसर्च होती है, हर फिल्म को लेकर रिसर्च होती है, और मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट फाउंडेशन है। जब तक वो ठीक नहीं हो, उस पर जितनी मेहनत करो फिर एग्जीक्यूशन बहुत आसान है। वो आपके जहन में ऐसी घुस जाती है, वो कहानी आपके अंदर इतनी घुस जाती है कि फिर आपको किसी लेवल पे तकलीफ नहीं आती। आपको खड़ा कर दिया जाए, आपको लोकेशन, आपको मालूम है इसको यहाँ से शूट करना है, ऐसे शूट करना है, एक्टर को क्या कहना है, उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, 50 सवाल आ जाए, जब तक स्क्रिप्ट आपके जहन में घुस नहीं जाए, मेरे लिए शूटिंग करना मुश्किल होता है। मैं तो एक्चुअली लोकेशन पर पहले से जाके बहुत मेहनत करता हूँ, हर एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ। तो फाउंडेशन स्क्रिप्ट ही है, और स्क्रिप्ट पे आप जितना काम करेंगे, जो आपको लग रहा है छोटी छोटी डिटेलिंग, क्योंकि आपने उस पर इतना काम किया और इतनी रिसर्च की हुई है, वो डिटेलिंग दिखाई देती है। कई बार स्क्रिप्टों में डिटेलिंग होती है, मगर आपने शायद स्क्रिप्ट से इतना वक्त नहीं बिताया होता है, तो वो लेयर्स कैप्चर नहीं होते हैं, वो लेयर्स आते नहीं है शूटिंग के दौरान। मगर आपने स्क्रिप्ट के साथ अगर वक्त बहुत गुजारा हो, तो आपको लेयर्स अपने आप आने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 3 इडियट्स का। 3 इडियट्स में हमने 2 विलन क्रिएट किए थे, जो आपकी कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग किताब पढ़ ले बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता जी, एक ही विलन होना चाहिए। एक तरह से उसमें एक पवन थे और एक वो ओमी वैद्य चतुर का रोल कर रहे थे, दोनों अगेंस्ट थे फ्रेंचो की फिलोसफी के। जब हम लिखने जा रहे थे तो हम एक सीन लिखते थे, पवन को माइंड में रखते थे, ये उसका उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा सीन हम इसके साथ लिखते थे कि इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो थोड़ी देर के बाद वो प्रेडिक्टेबल होने लगा और बोरिंग होने लगा कि यार ये दो से लड़ रहा है, अल्टीमेटली कंफ्यूजन होने लगा। फिर हमने कहा नहीं रख सकते, तो मैंने कहा इसको निकाल दो, हम ओमी को निकाल देते हैं, मैं सिर्फ विजुअली उनकी एनिमेटिक क्रिएट करूंगा। ये आप अभी आप कभी दोबारा देखेंगे तो आप उसको नोटिस करिएगा कि ओमी के और आमिर के बीच में कोई सीन नहीं है कि उसको परेशान कर रहा है, कोई सीन नहीं उसको तंग कर रहा है। हमारा फियर था कि ऐसा ना हो कि जब उसने उसकी स्पीच बदल दी, लोगों को ये लगे यार कि क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है, इसने क्या इसका बिगाड़ा है। मगर मुझे ये क्रिएट करना था इंप्रेशन कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, इसका शुरू से ऐसा इंप्रेशन। तो आप अगली बार फिल्म देखिएगा, मैंने सिर्फ रिएक्शंस लिए हैं। पहली बार बमन जब अपनी पेन दिखा के वो बात कर रहे हैं, ओमी के रिएक्शंस डाले। वो मशीन रूम में जब आमिर से मशीन का डेफिनेशन पूछा जा रहा है, वो कुछ कह रहा है, ओमी उसको ऐसा दिख रहा है कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या क्रिएट कर रहा है। ओनली विद रिएक्शंस एक लेयर में कहानी चल रही है कि ओमी डजंट लाइक, चतुर डजंट लाइक आमिर। उनकी एनिमिटी इज क्रिएटेड ओनली थ्रू रिएक्शंस। अगर आपको एडिट पे निकाल ले तो उनकी कोई दुश्मनी है ही नहीं। तो ये तब होता है जब आप घुस जाओ, आपके रस जाओ अपने स्क्रिप्ट में, तो अपने आप बिल्कुल शूट में तकलीफ नहीं होता, आपको ऑटोमेटिक आने लगता है कि ये भी शूट करना है, ये भी करने आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर द मेकिंग प्ले इडियट, बिकॉज़ उससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं कुछ और कर रहा था, अब जो वो करना चाहता हूँ वो करना है। तो क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे हैं? मैं सर इससे पहले दिल्ली में जॉब कर रहा था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। तो कुछ चीजें होती है जो आपको आपकी जिंदगी जिससे चलती है, तो उसकी वजह से वो कर रहा था। और अब क्या कर रहे हैं? अब सर एक्टर बनने आया हूँ। अरे वाह, 5 साल से मतलब मैंने थिएटर भी किया और एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली है, और अब वही कर रहा हूँ जो दिल को अच्छा लगता तो है। मजा आ रहा है आपको? अय्याशी कर रहा हूँ। अरे ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, आप पीछे की तरफ थे, इधर राइट साइड में। Doctor sir, I just want to ask you 2 things. Earlier we had a session over here. They are saying that Munna Bhai didn't get released for 2.5 years. Okay, that's my first question. How do you feel about it? And what was the feeling when 6 months you didn't do anything? How did you build up your confidence? How would the other people over here who are struggling for 2, 3 years, 4 years, how would they build up their confidence? I didn't get you. Munna Bhai didn't release, but When we had in the earlier session over here, Hmm. one of the persons told me that Munna Bhai MBBS was not releasing for 2.5 years. after the film got made. Yeah. नहीं, ऐसा नहीं था। मुन्ना भाई, yes, he had a difficulty selling that film. काफी लोग I remember आए थे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो देखते थे फिल्म और वो देख के कहते थे कि नहीं ये तो बड़ी मुंबईया भाषा है, इसमें ये यहीं चलेगी, बाहर नहीं चलेगी। थोड़ी तकलीफ आई थी,
मुझे याद है जब उन्होंने बेची, वो लॉस में बेची, मगर ऐसा नहीं था कि कोई 2.5 साल वेट नहीं कर रहे थे, 2.5 साल बनाने के लिए वेट कर रहे थे, बनाने के लिए वेट कर रहे थे। अगली जब कहानी लीक चेक की उसके बाद इट वेंट थ्रू अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग एक्टर्स फॉर इट, उसमें वक्त लगा, मगर करने के बाद रिलीज में इतना वक्त नहीं लगा। The second question is, 6 months you said you have not done anything while editing at that time, you didn't get work. How did you live that period? How would we inspire, we are While making the film, not making the earlier part of your life? हाँ, see, as I said कि it's a, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, सिनेमा ही क्यों, आप कहीं भी हो, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं माइंड में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि हर चीज़ जैसा हम चाहते हैं वैसे जिंदगी चलती तो नहीं है। आप चाहे अनसक्सेसफुल हो चाहे सक्सेसफुल हो, उस वक्त हमारी इच्छा होती है टू बी एबल टू डू द काइंड ऑफ वर्क वी वांट। आज कुछ और इच्छाएं हो सकती है, पर वो माइंड के साथ एक बैटल चलता ही रहता है जो आपको हर वक्त लड़ना है। उसमें ऐसा कोई ये कहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखिए और कहिए कि ये मेरा मिशन है, मैं अपने स्किल्स को होन करता हुआ उस दिशा में चलता जाऊँगा। और यस, लाइफ जीनी भी है, पैसा भी चाहिए उसके लिए, कुछ आप वो भी करिए, मगर अपने हुनर को होन करते हुए उस तरफ बढ़ते रहेंगे तो यही कह सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ है और उम्मीद कर सकता हूँ सबके साथ होगा। Thank you, sir. Thank you. लेकिन भाई साहब खाली समय रहता है आपके पास? आजकल आजकल कम रहता है एक्चुअली। अभी दूसरे किस्म के प्रॉब्लम बनने लगते हैं एक्चुअली। उस वक्त मैं याद करता हूँ मुन्ना भाई एमबीबीएस लिख रहा था, वक्त ही वक्त होता था, मैं बैठ जाता था और जो सुबह घुसता था कमरे में, रात को निकलता था। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की उसमें, मैं एक एक कैरेक्टर को लेकर स्क्रिप्ट पे बैठता कि वो हॉस्पिटल में एक नर्स है, अच्छा वो नर्स कितने डायलॉग बोल रही है, वो कौन से सीन में आएगी, वो क्या रिएक्ट करेगी, तो एक एक कैरेक्टर को लेके मैं उस पर काम करता था क्योंकि वक्त ही वक्त था। अब उतना वक्त नहीं होता है और अब वक्त एक्चुअली थोड़ा दूसरी चीज़ें ले लेती है, तो जिससे भागना पड़ता है थोड़ा कि वो सुबह आजकल एक तो व्हाट्सएप तो सबसे खतरनाक चीज़ मुझे लगती है, और उसमें सारे लोग ग्रुप बना लेते हैं कि वो हमारे एक्स स्टूडेंट स्कूल के उन्होंने ग्रुप बना लिया, जो तनातन 80-100 मैसेजेस आते हैं, फिर वहाँ से बचा कैसे जाए, वहाँ से एग्जिट करो तो बोलता है यार ये तो बड़ा आदमी हो गया, तो बचना पड़ता है इन सब चीज़ों से। फिर जो सोशल कमिटमेंट्स होते हैं और ये सब, उनसे बच के वक्त निकालना पड़ता है थोड़ा लिखने के लिए। तो कई बार वो थोड़ी गालियाँ सुननी पड़ती है, पर फिर भागना पड़ता है, वो अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। जो अपने लिए वक्त निकलता है उसमें क्या करते हैं? तो हम जानना चाहते हैं दूसरे शौक क्या है आपके फिल्मों के अलावा? मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो करता हूँ, जितना चाहता हूँ उतना भी नहीं कर पाता हूँ। जहाँ मौका मिलता है तो मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, जहाँ भी ट्रैवल करने का मौका मिले तो भाग जाता हूँ। मगर भाग के अमेजिंग थिंग वहाँ जाके भी कहानी लिखता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ कि एक दो दिन घूमे फिर ऐसा लगता है यहाँ बैठ जाओ, यहाँ शांति है तो कहानी लिखो। फिर मैं अभिजात को बुला देता हूँ, आ जाओ अभिजात, एंड अभिजात वाइफ, माई वाइफ, बोथ फील कि ही इज माई वाइफ। हमसे ज़्यादा वक्त वो अभिजात के साथ गुजारता है। लेकिन पढ़ने का शौक, कोई पढ़ाई पे? पढ़ने का शौक है, फिल्में देखने का भी शौक है, पर उतना नहीं कर पाता हूँ अभी जितना पहले करता था। फिल्मों से ज़्यादा फिर भी पढ़ लेता हूँ, फिल्मों से ज़्यादा बुक्स अभी भी। पर अब पता नहीं, थोड़ा पहले जैसे फिक्शन पढ़ने का शौक था, फिक्शन का पेशेंस नहीं रहा। जैसे कोई राइटर डिस्क्राइब करना शुरू करता है कैसा हुआ, वो माहौल डिस्क्राइब कर रहा है और एक रोज निकला, मैं वहीं बोर हो जाता हूँ। मुझे नॉन फिक्शन में ज़्यादा मजा आता है, नॉन फिक्शन में जो भी मिले वो पढ़ लेता हूँ। अगर मैं पूछूं कि हाल फिलहाल में किसको पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? मैं अभी 2 दिन पहले ही वो एक्चुअली एक किताब पढ़ी हुई थी, वापस निकाली मैंने। वो वेन को डायर, एक बहुत अच्छे फिलोसफी राइटर थे जिनका भी देहांत हुआ पिछले हफ्ते, तो वो पढ़ा मैंने। तो मैंने एक किताब निकाली जिसमें मुझे बहुत छुआ था, आई थिंक इंस्टीट्यूट के ज़माने में। उनकी किताब थी योर एरोनियस जोन्स, तो बड़ी अमेजिंग किताब है। वो वापस निकाली और वो पढ़नी शुरू की। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ कही उन्होंने आपके लिए, क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं कि आप लाइफ कैसे जी जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि
गिल्ट और वरी, उसने कहा ये दो सबसे फ्यूटाइल इमोशंस है, गिल्ट और वरी। गिल्ट इज समथिंग अबाउट द पास्ट, जो पास्ट में हो गया, कुछ हो गई गलती, कुछ हो गया, उसका आपको गिल्ट है, मगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते, वो गिल्ट में मत रहिए। और वरी इज एन इमोशन अबाउट द फ्यूचर, कि आपको चिंता है यार फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। 99% वो होता नहीं जो आप जिसके बारे में वरी करते हैं, मगर आप अपना प्रेजेंट का सत्यानाश कर देते हैं उस चीज को करके। तो कहता है इफ यू कैन गेट रिड ऑफ गिल्ट एंड वरी, दीस टू एब्सोल्युटली फ्यूटाइल इमोशंस, यू लिव इन अ हैप्पी स्पेस। तो बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, ये अभी आपने चूंकि पूछा तो मुझे याद आया कि जस्ट दिस अगेन। Sir, it's a great honor just to talk to you heart to heart. How's your leg? We just heard that you had an injury on leg. मेरा लेग ठीक है, मेरा जॉ टूट गया था ये। तो अभी सर अपना नाम नहीं बता दिया। My name is Shubham. And sir, Hirani sir की जो movies हैं, they have the equal powerful music also. So while you are scripting and you are giving the words to your characters, क्या वो बहना शुरू हो जाता है अंदर उसी समय म्यूजिक? कहानी लिखते लिखते विचार तो आने लगते हैं कि यहाँ गाना आ सकता है, गाना आ सकता है, मगर हमने हमेशा कोशिश ये की कि गाने उस किस्म के गाने ना हो कि जो कहानी को रोक दे। सारे गाने ऐसे हो जो कहानी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लेके जाए। ये नहीं कि बात कर रहे हैं यहाँ पे बांद्रा में और रोमांटिक बात की और कट्टू स्विट्जरलैंड और गाना शुरू हो गया, जिसका कहानी से कोई मतलब नहीं। तो उस किस्म के गानों से थोड़ा बचने की कोशिश की है। कुछ गाने बैकग्राउंड में हो जाते हैं, कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं। तो हाँ, मगर लिखते लिखते वो थोड़ा थोड़ा आने लगते हैं गाने। जैसे ऑल इज वेल की बात करूँ अगर, तो वो गाना ऐसी, वो कहानी लिख रहे थे उस वक्त ये 4 लाइनें आ गई थी कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, वो करके बोल, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, यार हम भुला देंगे अपने काम। वो 4 लाइनें लिख ली थी। फिर इसके ऊपर स्वानंद जी ने और आगे बढ़ाया। वो भी बड़ा अच्छा किस्सा है, आपको सुना देता हूँ। स्वानंद, हम अटक गए थे 4 लाइन के बाद, आगे क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा था कि स्टूडेंट्स की कहानी है, उनके फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हैं, उनके सब कुछ है। तो स्वानंद ने एक कार्टून देखा कहीं, वो कार्टून में एक मुर्गी का बच्चा है, वो ऐसे एक पैन है जिसमें एक ऑमलेट रखा हुआ है, वो ऑमलेट को ऐसे देख रहा है और कहता है कि इज दैट यू ब्रदर। तो वो कार्टून से स्वानंद ने अगले 4 लाइन लिखे कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। मुझे बड़ा ऐसा लगे कि ये स्टूडेंट लाइफ की हाय सर। अनिल भाई, जैसे अनिल भाई कल बता दूं, इन्हें शिव जी का रोल उन्होंने प्ले किया था और उस टाइम बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। वो हमें लोग कह रहे थे कि आपने शिव जी का, हमने कहा भाई फिल्म में एक्टर है, वो शिव जी नहीं है, वो एक्टर का रोल कर रहे हैं। उस टाइम अनिल जी ने फोन किया ऑफिस में, कहा मुझे वो शिव जी के फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं, प्रोडक्शन स्टिल्स। तो मैंने कहा कि क्यों? कहते नहीं मैं वो जब पेपर में देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई भूल के भी मत देना, आप इधर आ जाएंगे सारे लोग। जैसा कि सर ने कहा कि सर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो उनका नेचर है। और मैं पहले दिन जब मेकअप होके सेट पे पहुंचा पंचकी, तो सर ने सीन समझाया मुझे, तो मैं सोच रहा था कि सर को मुझे बहुत कॉन्शियसली मुझे सुनना है कि सर क्या मुझे डायरेक्शन देते हैं, तो मुझे उसी हिसाब से सीन करना है। सर ने बोला अनिल तुम यहाँ से आ रहे हो क्रॉल करते हुए सीटों पे चेयर्स के बीच से निकल के यहाँ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सोचा तुमने? मैं सर को मैं देख रहा हूँ, सर आप मुझसे पूछ रहे हैं बता दें, क्योंकि आप बहुत सारे यहाँ एक्टर्स बैठे हैं जो ऑडिशन रूम में जाते हैं, जिनका डायरेक्टर से इंटरेक्शन या फिल्म्स में काम किए, तो आपको बताया जाता है कि दो कदम आगे जाइए, राइट देखिए, शॉक होइए, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए। तो मैं इतना सर से इम्प्रेस हो गया उस समय। मतलब मैंने कहा कि ये इतना जो मेरे यहाँ पर बांधा हुआ है, अभी ये भी खोलने को बोल देंगे मैं खोल दूँगा। और अच्छा वाली सर बात। की तो सर की सबसे अच्छी बात है कि कोलैबोरेट करके करते हैं। आई रिमेम्बर कि सिनेमेटोग्राफर थे सर का नाम मुरली सर। तो मुरली सर ने कहा कि राजू सर अपन ऐसा भी कर सकते हैं,
तो सर उनकी भी सुन रहे हैं, मेरी भी सुन रहे हैं और को एक्टर की भी सुन रहे हैं, तो कोलैबोरेट करके जब सीन बनता है तो फिर आप खुद ही पर्दे पे देखते हैं कि हर सीन में चमत्कार ही होता है एक्चुअली। और यहाँ पर किसी ने कहा कि डाउट है आगे क्या होगा, और सर की हर फिल्म में वैसे मैसेज रहता है कि आप अपने दिल की सुनो। आई रिमेंबर जब मैं विस्लिंग वुड से पास आउट हुआ तो मैंने विजन बोर्ड बनाया और विजन बोर्ड में मैंने ये सोचा कि मुझे किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। मुझे उनका नंबर नहीं पता, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो राजू सर की पहली फोटो थी जो मैंने इंटरनेट से निकाल के चिपका के लगाई। तो रियली आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, यू जस्ट हैव टू बिलीव। अब दोबारा सर के साथ दूसरी फोटो लगाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। जी इधर पीछे में दीजिएगा, राइट साइड। सॉरी, मैं FTI से आपका सीनियर हूँ। माय नेम इज एस दुबे, सिनेमाटोग्राफर। अरे सर तो अभी सर आई कॉल यू राजू। ये सर मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा आपने बोला ना, लोग आप समझने लग जाते बड़े आदमी हो गए, तो मेरे साथ भी मुझे भी ऐसा लगा कि राजू कहाँ से ढूंढें। आप होटल में आ गए गलती से सर। तो I want to meet you and I want to share something with you. I am sending this card to you. You can call me on this number. I can come and meet you. Sir, Okay. sir, I think you have no memories, but I have worked with you, sir. You remember that? I don't know. I'll come and tell you. Yes. Yes, sir. एक चीज जो बार बार बात आ रही है और जिसकी ट्रेनिंग कितने जरूरी है। आपने आपके पिताजी ने कहा कि आगे फिल्मों में जाना है, डायरेक्शन करना है, कुछ और ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो आ जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भाई काम करते हुए काम सीखते हैं। दोनों में कितना फर्क है और क्या अप्रोच है? देखिए, काम सीखने के दोनों तरीके, कोई भी तरीका ये नहीं कम है। आप किसी के साथ काम करके भी सीख सकते हैं, आप फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके भी सीख सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट जाएं, कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग लें, क्योंकि सिनेमा में बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो आप थोड़ा जल्द सीखेंगे। आपको आगे फिर भी किसी के साथ काम करके सीखना पड़ेगा, मगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपके हाथ में पहले हफ्ते में आपको कैमरा दे देगा जो आपको समझा देगा ये लेंस होता है, ये 35 mm होता है, 34 mm होता है, ये अपर्चर होता है, ये शटर स्पीड होता है। अगर आप यहाँ किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कैमरा कुछ छूने नहीं देगा, काम चल रहा है, शूटिंग चल रही है, उसमें थोड़ी आपको देगा कि कैमरा जाके छान के देखो। किसी के पास वक्त नहीं होगा कि आपको समझाए कि शटर स्पीड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। तो आप सीखोगे शायद, मगर आपको अरसा ज़्यादा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान होना पड़ेगा जो आप पुश करके अपना सीखने की कोशिश कर सको। तो फॉर्मल ट्रेनिंग से आप, मुझे लगता है, थोड़ा जल्द सीख सकोगे। उसके बाद आपको रियल वर्ल्ड में फिर भी आके सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप फिल्म में सब सीख जाओगे। तो नहीं तो एडिटिंग आप कैसे सीखोगे? मेरे पास, हम लोग के पास कोई, खैर आजकल तो फिर भी आजकल तो फोन पे आप एडिट कर सकते हो। उस वक्त जब हम सीख रहे थे तो कोई रिसोर्स नहीं था, कैमरा कहाँ से मिलता है, एडिटिंग मशीन कहाँ से मिलती। तो आई थिंक इंस्टीट्यूट जाना, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग इन अ टेक्निकल फील्ड इज इंटरेस्टिंग। शायद स्क्रिप्ट राइटिंग कोई नहीं सिखा पाए आपको उस ढंग से, आप किताबें पढ़ के खुद लिख के सुना के सीख सकते हो। अगर टेक्निकल ट्रेनिंग, स्पेशली थिंग्स लाइक साउंड, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, इसका थोड़ा फॉर्मल ट्रेनिंग हो तो थोड़ा आसान। और आपके इंस्टीट्यूट में जो हो रहा है, या अभी करके गए हैं, कल मिल के आए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जो हुआ सो सही हुआ, गलत हुआ, या क्या होना चाहिए? वो मैं उससे काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ उस चीज़ को सॉल्व करने में, और जो हो रहा है मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि बीच में आपका भी नाम आया था कि आप शायद जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, नहीं, मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी मीटिंग्स हो मिनिस्ट्री से और उसकी बातचीत हो, तो सारी बातचीत चल रही है। कल एक मीटिंग हुई है और कल एक दूसरी मीटिंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आई थिंक ये सारे मैटर्स रिजॉल्व हो जाएंगे और फिल्म इंस्टीट्यूट वापस शुरू हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो अभी बेहतर है कि उसको ना को दें और कोशिश करें कि ये मामला निपट जाए। और कोई सवाल हो? एक दो सवाल लेंगे हम लोग, समय हो चुका है।
My name is Varun Kete. I'm an assistant director at Medium Filmmaker. I just wanted to understand the time process when you said before making your first film and when you were working with editing things and all. So, what was the discipline of handling the practicality of it and also taking out time to write? What is that journey? Because I'm going through it exactly the same thing between doing AD and writing my story as well. And the second question is, what is the discipline that you and Abhijat really follow? The focus you put in, the process, if you can give a brief on it. See, during those days, it was a pretty flexible routine. I'm not saying I was such a very disciplined guy कि मैं बैठ के लिखता ही रहता था. The desire was that I should spend more time and write my script. But there was a practical life that I was editing, I earn my money from that, so I would go and do that. But there would be chunks of time which would be when I would not be editing. There would be suddenly 15 days where I know I have no other work and I'm not editing. At those days I would spend writing, and so I wrote actually many scripts, but I was never happy with one. And I had written Munna Bhai MBBS not in this form, in another form much earlier, because I had a lot of friends in medical college and so I had a lot of anecdotes, funny things about the medical college. So my conscious decision to write happened after when I edited Mission Kashmir. And first time I met a bunch of people who were like very charged up about doing good cinema. Then I took a conscious call that now I will not write for I will not edit or do any work for at least 7-8 months. And I will try and write my script. So by the time I had done enough work to sustain myself for that period, so वो साल भर लग गया वो करते करते. But I know 1 year, then that time I was focused. Every day I would get up and write and make it happen. Yeah. Mike. Yeah, it's a. I can tell you how we work now with Abhijat. It's a pretty disciplined routine. Where, as I said, the first month, when you don't have an idea, you're still toying with ideas. वो तो चलता रहता mind में. Once you say, yeah, this is, and that idea can come from anywhere. It could be a newspaper report, it could be something you read, something came to your mind, and you say, okay, there's a. For a month we meet regularly, and then we're there through the day. We're spending the whole day together, and we're just talking that. You might stay here and there, but you keep coming back to it. And once you have collected enough material to write, then we sit, we divide the scenes. Abhijat will take 10 scenes, I will take 10 scenes. Then we go away. We go to his house, I'll go somewhere else, and we'll sit and write. Then we exchange scenes. I'll send those 10 scenes to, or even when one is done, send to Abhijat, he'll send it to me. Then we'll work on each other's scenes. Then again meet. And then we realize pockets of 10 days are good. You work 10 days very focused. And those are like 16-hour days you work only on that. And then take a break. Take a break for 5 days. You're making you do something which is feel good. All your songs are being shot in Bombay. You're not going to Switzerland to shoot. Borivali National Park mein to gaana shoot kar raha hai. So all the formula which are so-called formulas for making a commercial success were not there in the film. But finally, the audience doesn't see a film like that. It needs to find a connect. If you look at Lage Raho Munna Bhai, actually I had to hide the title. When we were making the film, the working title was Munna Bhai meets Mahatma Gandhi. I told Vinod, please don't keep this title, nobody will come to watch your film. Because all said and done, Mahatma Gandhi, they'll say, yaar, ye pagal ho gaya film ke baad, ab ye kuch Mahatma Gandhi ka bhashan dene wala hai. So make it, hide that. Let them come into the film. We will say whatever we want to say about Mahatma Gandhi in an entertaining way. A lot of distributors told me, kya bana raha hai tu? It's very, very risky to see who wants to see a film on Mahatma Gandhi film? If you look at PK, Alien talking about religion and God, so actually, to me, actually, 3 Idiots was probably the safest in terms of commercial this thing. So all of them on paper are very risky projects. Commercial projects are, when you talk like this, oh, grand song, big set, 200 dancers, and we'll go to Switzerland, it will cut like that, great action sequence, will defy gravity, the hero will be hitting. That is commercial success as perceived by people. But I don't think it works like that. खत्म करते हैं लोग को ज़्यादा मिल रहा है और हर बातचीत किसी प्रेमालाप की तरह अधूरी रह जाती है. ये बातचीत भी अधूरी रहेगी, आधी रहेगी. हम लोग फिर कभी किसी मौके पर मिलेंगे, कोई चर्च तला देंगे जहाँ बैठ के हम लोग बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं विनोद जी से कहूँगा
थैंक यू सो मच सर,